व्हाई डू वी नीड टेस्टिमनी, और क्या साइंस में टेस्टिमनी इस्तेमाल होती है, क्या एथिस्ट टेस्टिमनी को यूज करते हैं, ये सब बातें इंशाल्लाह मैं यहां अर्ज करूंगा। देखिए, एम्पिरिकल एविडेंस के जरिए से और रैशनैलिटी के जरिए से हम अल्लाह के वजूद को किसी हद तक समझते हैं, उसके मौजूद होने को समझते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को समझते हैं, और उसके कुछ सिफात को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ धुंधला धुंधला आइडिया हमें उसके बारे में आता है। अल्लाह की तौहीद, इंसाफ, अल्लाह की इबादत, यानी ये हमें समझ में आ जाते हैं, मगर कैसे ये इबादत कैसे करनी है, अल्लाह का शुक्रिया कैसे करना है, ये हमें पता नहीं चलेगा। अल्लाह की मर्जी क्या है, उसकी नामर्जी क्या है, वो क्या नहीं चाहता है हमसे, वो क्या चाहता है, ये हम समझ नहीं पाएंगे अकल से या एम्पिरिकल एविडेंस से। और इसी तरह से हम किसी इंसान के दिल की खबर नहीं जान सकते हैं खबर के बगैर, यानी जब तक हमें कोई बंदा अपने दिल के बारे में, जो उसके दिल में बात है, तब तक हमें मालूम नहीं होगा। तो खबर इसलिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह से जहां जैसे साइंस में मिसाल के तौर पर किसी ने एटम पर स्टडी की, और जितनी स्टडीज आज तक हो गई उनके बारे में हम एम्पिरिकली तो जान सकते हैं, मगर यह तो सरदर्द का काम है। मिसाल के तौर पर हम आज एटम पर वो स्टडीज करने बैठे जो आज तक स्टडीज हो गई, जो एस्टैब्लिश हो गई, तो उन स्टडीज को फिर से रिपीट करें। जो भी साइंसदान नया आएगा ना, वो फिर से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने की कोशिश करे, फिर से प्रोटॉन को डिस्कवर करने की कोशिश करे, फिर से न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने की कोशिश करे, वो एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करे। तो ये साइंस में नहीं होता है। दे जस्ट रिलाई ऑन द टेस्टिमनी ऑफ देयर प्रीवियस साइंटिस्ट्स। हाँ, जहां पर एम्बिग्यूटीज होती हैं, जहां पर डिबेट होता है, जहां पर कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, जहां पर कंफ्लिक्टिंग इश्यूज होते हैं, तो वो उन चीजों पर काम करते हैं। जहां पर गैप्स होते हैं, मिसिंग गैप्स होते हैं, वो उनको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द साइंटिस्ट्स, व्हाट दे डू। एंड इन साइंस वी डू यूज टेस्टिमनी, और बहुत ज्यादा टेस्टिमनी इस्तेमाल की जाती है। तारीख में टेस्टिमनी इस्तेमाल, इंसान की जिंदगी में उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त टेस्टिमनी पर ही हमारी जिंदगी चलती है। और रेनेसांस स्कॉलर्स में से, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कुछ स्कॉलर्स ने टेस्टिमनी को वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर माना था, मगर उन्होंने वेस्टर्न जो स्कॉलर्स थे, अक्सर जो उनमें चूंकि खौफ ज़्यादा थे चर्च की वजह से, तो उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की। वो इसको पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि वो पता नहीं, वो समझते थे कि शायद अगर हम इसको पब्लिक डिस्कोर्स में लाएं, क्योंकि मजहब का मेन कजिया जो है वो तो टेस्टिमनी पर ही बेस्ड है। मजहब तो टेस्टिमनी की बुनियाद पे ही चल रहा है, यानी मजहब की बुनियादी जो सोर्स है मजहब का, वो तो टेस्टिमनी ही है। हालांकि मजहबी लोग तो अकल का इस्तेमाल भी करते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस का भी इस्तेमाल करते हैं जहां जैसी जरूरत हो, मगर बुनियाद तो इसमें असल में टेस्टिमनी पर ही है। और वो टेस्टिमनी अब फिर वैलिड है या इनवैलिड है, कैसी है, किस मजहब के पास कैसी टेस्टिमनी है, वो दूसरी बात है, मगर है तो टेस्टिमनी पर ही। हमारे यहां जो टेस्टिमनी है मुसलमानों के पास, हम उसको रैशनली वैलिड मानते हैं, और उसको हमने, यानी हमारे अकाबिर ने, हमारे बड़ों ने उसको एनालाइज भी किया है, इवैल्यूएट किया है, रैशनलिटी की बुनियाद पर भी चेक किया है अच्छी तरह से, और उसको फिर अकल से बुलंद और बाला पाया है। ऑस्ट्रेलियन एक फिलोसफर है जिसका नाम है C.A.J. कोडी। ये बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर है इस लिहाज से कि यही वो बंदा है, यही वो स्कॉलर है, यही वो फलसफी है जिसने इसको पब्लिक डिस्कोर्स में इस बात को लाया कि वेस्टर्न स्कॉलर्स भी टेस्टिमनी को वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं, और इसको आज तक छुपाया गया है। और इसने खुद इसी पर जोर दिया कि ये जो टेस्टिमनी है ये वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसका नाम याद रखना है। इसकी जो किताब है टेस्टिमनी ए फिलोसॉफिकल स्टडी, इसी में इसने इन चीजों का तज़किरा किया है। अब हमारे पास जो रेनेसांस स्कॉलर्स में से दो स्कॉलर्स हैं, एक एम्पिरिसिस्ट है डेविड ह्यूम, और यही बंदा है वो जो एग्नोस्टिक था। ये बंदा, इसी का ज्यादा क्रिटिसिज्म आता है रिलीजन पर, मगर इसके जितने भी आर्गुमेंट्स होती, जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे हंसी आई कि इतने बड़े स्कॉलर होने के बावजूद, इतने बड़े फलसफी होने के बावजूद, इसके जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो बिल्कुल हवा की तरह उड़ जाते हैं, उनमें कोई वजन ही नहीं है। और उसके बारे में कई बातें मैंने वो पिछले दिनों में व्हाट्सएप पर डाली थी, कहीं स्टेटस, कहीं फेसबुक पर। तो इसका आइडिया जो है रिडक्शनिज्म है, और मगर टेस्टिमनी को यह भी वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानता है। बीइंग एन एग्नोस्टिक, ये टेस्टिमनी को वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानता है, और इसका जो फलसफा है उसको मानने का, उसको रिडक्शनिज्म कहते हैं। और थॉमस रीड जो है ये रैशनलिस्ट था, थॉमस रीड रैशनलिस्ट था, इसको हम कॉमन सेंस रियलिस्ट भी कहते हैं। इसका फलसफा जो था टेस्टिमनी को मानने का, वो है नॉन रिडक्शनिज्म। दोनों स्कॉलर्स जो हैं बड़े फलसफी गुजरे हैं अपने अपने मैदान में, बड़े नाम है अपने अपने मैदान में, और दोनों स्कॉलर्स ने टेस्टिमनी को वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना है। आज जो हमारे यहां लंगुई स्कॉलर्स हैं, न्यू एथिस्ट्स के नाम से और एक्स मुस्लिम्स के नाम से, एपोस्टेट्स जो हैं, वो टेस्टिमनी को मानते ही नहीं है।
और ये जो उनके समझो कि इस लाइन में, इस चेन में अकाबिर गुजरे हैं, बड़े गुजरे हैं, वो तो मानते हैं। खैर, रिडक्शनिज्म का क्या मतलब है, इसको वहां से पढ़ने के बजाय मैं यहीं से एक एग्जाम्पल अर्ज करूंगा। रिडक्शनिज्म में हम क्या करते हैं, हम एक होल को ब्रेक करते हैं पार्ट्स में, और उन पार्ट्स की सूरत में उसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक हाथी है और एक मुर्गा है। हम देखेंगे ये हाथी बना किस चीज से है और ये मुर्गा बना किस चीज से है। मुर्गा जो है या बिल्ली जो है, बिल्ली भी उन्हीं एटम से बनी है और ये हाथी भी उन्हीं एटम से बना है। यानी हमने हाथी को रिड्यूस किया मुर्गी पर, यानी हाथी को हम यानी इस बिल्ली के जरिए से समझ सकते हैं। यानी बिल्ली भी एटम से बनी है और ये जो हाथी भी एटम से बना है, यानी दोनों का मटेरियल एक ही है, यानी दोनों एक ही है, यानी हकीकत में दोनों एक ही है, एक ही मादे से बने हैं। अब चूंकि एम्पिरिसिस्ट्स का जो कजिया है ना, और जो एथिस्ट्स का खुसूसन जो नजरिया है, वो यही है कि वो तो रूह को मानते ही नहीं है, वो तो रूह को मानते ही नहीं है। एम्पिरिसिस्ट जो है वो रूह को मानते नहीं है, एथिस्ट जो है वो रूह को मानते नहीं है, वो सिर्फ एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद पर। अब चूंकि रूह को एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद पर, सेंसेस की बुनियाद पर नहीं जाना जा सकता है, वो कॉन्शियसनेस को रूह का प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। हम जो हमारे पास जो इंटेलेक्ट है, जो कॉन्शियसनेस है, जो रैशनलिटी है, हम उसको रूह के साथ मुताल्लिक मानते हैं। हम उसको जिस्म के साथ मुताल्लिक नहीं मानते हैं, हम उसको रूह के साथ मुताल्लिक मानते हैं। ये हमारा फलसफा है। जिस्म के साथ नहीं मानते। जिस्म चूंकि मैटर है, और मैटर जो कि एटम से बना है, और एटम जो है वो डेड है, दे हैव नो कॉन्शियसनेस। अब ये जो है रूह जो है, ये इसी में हयात है, इसी में जिंदगी है, यही हाई है। तो इसी की वजह से हमें हयात आती है, तो इसी के साथ अक्ल है। अब ये जो एम्पिरिसिस्ट एथिस्ट हैं, ये हम इंसान के अंदर अक्ल को मानते हैं, कॉन्शियसनेस को मानते हैं, इंटेलेक्ट को मानते हैं, मगर ये इसको मानते हैं दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द केमिकल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। यानी एटम्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है हमारे बॉडी में, जिसके जरिए से यह अक्ल वजूद में आती है। अब ये चूंकि उनके यहाँ एक डिबेटेबल इशू है स्टिल, उस पर इस चीज पर तो अभी बहुत कम तहकीक है दुनिया में, जो न्यूरो साइंस है, और इस पर तहकीक चल रही है। अब इसको ये इंसान को ये रिड्यूस कर रहे हैं, या हाथी को या बाकी चीजों को, दे रिड्यूस इट टू एटम्स एंड इन द लाइट ऑफ दैट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसको हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। इसी तरह से इनके यहाँ जो टेस्टिमनी होती है, टेस्टिमनी को ये कैसे समझते हैं, जैसे डेविड ह्यूम है। डेविड ह्यूम कहता है कि दिस इज द मोस्ट यूज्ड सोर्स ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन लाइफ। यानी टेस्टिमनी जो है, दिस इज द मोस्ट यूज्ड सोर्स ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन लाइफ। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, कंसिडर द क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन और सोर्स प्रोवाइडिंग द टेस्टिमनी। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रेडिबिलिटी देखनी है, हमें इंटेग्रिटी देखनी है, हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना है इस बंदे का जो हमें कोई बात बता रहा है। अब ये कहां लिखा है, इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी, आईईपी। इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी। हां, अब इसकी दूसरी बात जो है, वी फॉर्म बिलीफ्स ओनली बिकॉज वी हैव सीन कंफर्म्ड इंस्टेंसेस, इट इज रिड्यूस्ड टू परसेप्चुअली, मेमोरियली एंड इन्फ्रेंशियली बेस्ड जस्टिफिकेशन। डेविड ह्यूम की जो दूसरी बात है, यानी अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो हम उसकी बुनियाद पर अपना बिलीफ बनाते हैं। जब उसके जो इंस्टेंसेस हैं, वो जो बातें हमें मिलती है, वो कंफर्म हो जाती है। कंफर्म करने का तरीका क्या है, आइदर वी कंफर्म दैट परसेप्चुअली, अपने सेंसेस के जरिए से, परसेप्शन के जरिए से, और मेमोरियली, कि हमारी मेमोरी में कोई बात ऑलरेडी है जो उसको कंफर्म कर रही है, या इन्फ्रेंशियली, या इन्फ्रेंस के जरिए से, लॉजिक के जरिए से हम उसको क्या कहते हैं, उसको कंफर्म करते हैं। यानी इसके यहां भी टेस्टिमनी वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। कंफर्म्ड इंस्टेंस का मतलब यह है कि द इन्फॉर्मर नेवर टोल्ड ए लाई इन द पास्ट। अब जिसके लिए उसने पहले ही कुछ कंडीशंस बता दी, क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन। यूजिंग परसेप्शन, मेमोरी एंड इन्फ्रेंस यू कैन चेक इट, ठीक है। बट ह्यूम रिजेक्ट्स टेस्टिमनी अबाउट, अब इसका जो हिपोक्रेसी इनकी है, वो कहता है अब ये जो मिरेकल्स है, जब मिरेकल्स के बारे में उससे पूछा जाता था, वो कहता नहीं, मिरेकल्स में हम टेस्टिमनी को नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही हैवियर क्लेम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स में हम टेस्टिमनी नहीं मानते हैं, मिरेकल्स में हम टेस्टिमनी नहीं मानते हैं। तो यहां पर ये फिर यानी फिसल जाते थे कि मिरेकल्स में ये टेस्टिमनी मानने के लिए तैयार नहीं था। अब चूंकि लॉजिक को भी ये दूसरे तरीके से मानता था ना, ये लॉजिक को नेसेसरी, जो वहां पर कंक्लूजन हमें मिलता है, नेसेसरी ट्रूथ के यानी तौर पर नहीं मानता था, ये उसको हैबिट के तौर पर मानता था। अब ये भी एक फलसफी नुक्ता है, यहां पर हमें इसको भी टच करने की जरूरत नहीं है। ये मिरेकल्स की टेस्टिमनी को नहीं मानता, चूंकि नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से, या बुजुर्गों के जरिए से, औलिया के जरिए से, मुख्तलिफ टेस्टिमनी जो अंबिया की रिपोर्ट हुई है किताबों में, उनको ये मानने के लिए तैयार नहीं था। ये उनको समझता था दीज आर अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। Though the miracles are not against the laws of nature, they are actually
telling us about the super laws of nature, different laws of nature. They fall within the domain of laws of nature. What laws of nature are? They are actually the patterns. They are actually the patterns. If we have a different pattern, does it mean that the law of nature is broken? No, law of nature is not broken, but actually this is a different pattern which we have discovered. This is a different pattern. अब पैटर्न्स तो मुख्तलिफ हो सकती हैं. थॉमस रीड, ए चाइल्ड हैज नो, ही गिव्स एग्जांपल ऑफ ए चाइल्ड. अब ये जो बच्चा होता है, इसको मां दूध पिलाती है, ये उन पे ट्रस्ट करता है, ठीक है. इसको जब एक इंसान बीमार होता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है, वो उस पर ट्रस्ट करता है, उसको ये यकीन कर लेता है कहीं ये पॉइजन ना मुझे दे दे. मगर वो उससे नहीं पूछा डॉक्टर साहब पॉइजन नहीं देना. और कोई आप में से कोई ये सवाल नहीं करता होगा किसी डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे आप इंजेक्शन लगाएंगे ना, आपने लिखा ये तो पॉइजन तो नहीं है ना, मैं मर तो नहीं जाऊंगा. वो जस्ट रिलाई ऑन हिज रिपोर्ट. अब इसी तरह से आप मेडिसिन खाते हैं, अमॉक्सिलिन पोटेशियम 625, ये उस पर लेबल जो लगी, इट इज एक्चुअली टेस्टिमनी. आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में केस आदमी लड़ता है, तो गवाही देने वाला एक बंदा आता है, तो एक बंदे की बुनियाद पर गवाही ली जाती है, दो बंदों की बुनियाद पर गवाही ली जाती है और चला जाता है. दिस इज एक्चुअली द टेस्टिमनी. तो इसी तरह से एक बर्ट्रैंड रसल ने एक बार बात कही थी, और यहां पर थोड़ी सी सख्त बात मैं अर्ज करूंगा, आप भी थोड़ा सा इसको बर्दाश्त कर लेना. अब ये मेरी तरफ से भी नहीं है, मैंने जब ये बात मैंने पहले कही थी, फिर मैंने जब किताबों को पढ़ने की कोशिश की, ऐसी किताबों को, तो मैंने इसको बड़े स्कॉलर्स की तरफ से लिखा हुआ पाया. तो बर्ट्रैंड रसल ने एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गालिबन ये बात कही थी, शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही, एक किताब में मैंने देखा है, फंडामेंटल्स ऑफ फिलोसफी, एक जॉन शंड की किताब है, उसमें लिखा है कि उसने ये कहा कि क्राइस्ट के नाम से, अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जीसस क्राइस्ट के नाम से, कि यू डिडंट प्रोवाइड अस द एनफ एविडेंस, यू डिडंट प्रोवाइड अस द एनफ एविडेंस, कि आपने हमको काफी एविडेंस और प्रूफ तो नहीं दिया, इसलिए हम आपको नहीं मानते हैं, आपकी खुदा को नहीं मानते. मगर यही बर्ट्रैंड रसल जो है, एक बंदे को अपना बाप मान रहा है. और यहां पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बर्ट्रैंड रसल किसी एक आदमी को अपना बाप क्यों मान रहा है. Did he have the enough evidence? Who has given him enough evidence? और इसी तरह से जो बाकी लोग हैं. अब आप में से कोई सवाल करेगा, डीएनए टेस्टिंग हो रही है, और डीएनए टेस्टिंग तो बहुत नई है, बहुत जदीद है, और जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस वक्त कोई डीएनए का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. और डीएनए टेस्टिंग इटसेल्फ कहीं फुल प्रूफ तो नहीं है, दैट इज आल्सो laden with errors. खैर, थॉमस रीड ने भी टेस्टिमनी को माना है, विदाउट रिडक्शनिज्म, विदाउट रिड्यूसिंग इट टू एम्पिरिकल एविडेंस, विदाउट रिड्यूसिंग इट टू अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज और अदर वेज ऑफ चेकिंग एंड एनालाइजिंग इट. इसको हम नॉन रिडक्शनिज्म कहते हैं. थॉमस रीड यही कहता है, इसी को हम तकलीद भी कहते हैं ना, इसी को तकलीद भी कहते हैं. फिर उसने कहता है, एज ही ग्रोज, ये जो बच्चा है जब ये बड़ा फिर होता है ना, हिज रिलायंस ऑन पेरेंट्स डिमिनिशेस, फिर वो खुद देखने की कोशिश करता है. नेचर इंटेंड्स, रीड सेज, नेचर इंटेंड्स दैट बिलीफ शुड बी गाइडेड बाय अथॉरिटी. और ये एथिस्ट को हजम नहीं होता है कि अथॉरिटी से ही हमें टेस्टिमनी मिलती है, एंड रीजन ऑफ अदर्स बिफोर इट कैन बी गाइडेड बाय आवर ओन रीजन. एक बंदे को दूसरे का यहां तक मानना पड़ता है कि जब तक वो खुद डिसाइड कर पाए. एक बच्चा है, उसको कहते हैं हम कि बेटा ये चीज मत खाओ, इससे खराब हो जाएंगे, ये काम करो, इससे आपके लिए बेहतरी है, उसको मानना पड़ता है. वो उस वक्त खुद अपनी अकल से इदराक नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अकल इमेच्योर होती है, उसमें कमजोर रॉ मटेरियल होता है. तो उस वक्त उसको ये मानना पड़ता है. जब फिर वो बड़ा हो जाता है तो खुद डिसाइड कर लेता है. और हर जगह पे यही दस्तूर है, यही उसूल चलता है. अभी भी जहां मिसाल के तौर पर हम किसी काम दस्तकार को घर में लाते हैं, मिसाल के तौर पर मेसन को लाया, हमने कारपेंटर को लाया, हम उसको कहते हैं भाई मुझे ये चीजें बनवानी है, फिर तो वो वही बनाता है ना, तो फिर वही बनाते हैं. इंजीनियर की अपनी एक्सपर्टीज होती है, डॉक्टर की एक्सपर्टीज होती है, और वहां हम इन लोगों का मान लेते हैं. इन लोगों की बुनियाद पर ही यानी वो जो कहते हैं हम मान लेते हैं, और उसी बुनियाद पर हम चलते हैं. और जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसकी बात माननी पड़ती है. It means that the knowledge we get through testimony is necessary knowledge. If you have to go to USA, you rely on the testimony about routes, time required, climate, expenditure, and many other things. तो जिंदगी के हर शोबे में टेस्टिमनी इस्तेमाल होती है. Shall we move forward or we should stop here?